हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मैं आपका विशाल सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जेई चैलेंजर्स के इस एडवांस बैच में, जहां पर आज हम 3D का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये रहेगा आपका लेक्चर नंबर 1 और आज के पूरे सेशन में हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं जो आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सिखाकर आज के सेशन में जाएगा। इस पूरे सेशन में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप बस इंतजार करते रहें कि मैं सॉल्यूशन कब कराऊंगा और आप देखकर चले जाएं। आपको खुद से एक बार ट्राई लेना है और उसके बाद आप उसे बनाएं और नहीं बनने पर आप सॉल्यूशन जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या क्या पढ़ेंगे देखेंगे। तो पूरे 3D में प्लेन और लाइन का जो होता है ये बड़ा ही बेहतरीन समावेश होता है। प्लेन और लाइन बराबर तुमको देखने को मिलेगा 3D के लेक्चर में, है ना। और 3D के क्वेश्चन में भी जो भी आएगा जेईई एडवांस या मेंस में प्लेन और लाइन रहेगा। उसके बाद फैमिली ऑफ प्लेन्स पे खूब पूछता है जेईई एडवांस, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। प्रिज्म और पिरामिड, ये देखने से लगता है कि ना ये सिलेबस में नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। जेईई एडवांस में प्रिज्म पिरामिड पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। उसके बाद कॉसी सॉर्ट इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए सकते हैं, जहां की एडवांस में भी बनाया जा सकता है। ओलंपियाड के क्वेश्चन में भी कॉसी सॉर्ट इनइक्वालिटी का बहुत भरपूर यूज है और वेक्टर के मदद से हम देखना कैसे सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूजिंग कॉसी सॉर्ट इनइक्वालिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए आप क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन वेक्टर्स और द वर्टिसेस एबीसी ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहली बात क्या कर रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, है ना। सबसे पहली बात यही है कि आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, जहां पर ये जो है पोजीशन वेक्टर डी इसका सेंट्रॉइड है। ये ए है, बी और सी कितना दिया है, ए क्रॉस बी, ये दिया है। तो आप सोचकर देखें कि इस ट्राइंगल का एक बार दिमाग लगाकर देखिए, इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो कितना होगा, डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए क्रॉस बी बाई 3, तीनों साइड्स का सम बाई 3, ये हो जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर है। और उसके बाद क्या कह रहा है, ये जो डी है ना, ये ए से बी से और ए क्रॉस बी से अल्फा एंगल मेंटेन करता है। मतलब इससे भी अल्फा एंगल बना रहा है, इससे भी अल्फा, इससे भी अल्फा। तो चलिए, कहने का मतलब क्या है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे डी का ए से, तो इधर हमें ए डॉट ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अगला ए डॉट बी। और ए क्रॉस बी का जब डॉट ए से लेंगे तो वो एसटीपी बन जाएगा, जिसमें दो चीज सेम है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आपको पता होगा, आपको ये चीज ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि कभी भी इस एसटीपी के अंदर अगर दो चीज सेम हो जाए उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। या तीन चीज भी सेम हो जाए वैल्यू 0 होगा। इसी तरह एक बार इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इसी तरह से डी का एक बार बी के साथ डॉट ले लेंगे, तो बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी बाई 3, इसे हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। और सबसे आखिरी में डी का हम लोग एक बार ए क्रॉस बी से ले लेंगे, सब कुछ एसटीपी 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का, ठीक, क्लियर हो गया इतना। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है। सोचिए हमें सबसे करना क्या है, या हमें एंगल निकालना है अल्फा। क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। पहला पूछ रहा है क्या ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर नहीं है, मोर देन 1 करेक्ट आंसर है। कॉस का वैल्यू कॉस इनवर्स 1/3 है, ए डॉट बी 0, अल्फा का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो अल्फा का वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे उस पर हम आएंगे। सबसे पहले मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी पर हम चर्चा करेंगे, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इस पर हम डिस्कशन। हम इक्वेशन 1 को लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 वी हैव। जब हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ डी मॉड ऑफ ए कॉस अल्फा ए स्क्वायर
ए डॉट बी बाई 3। तो मॉड ऑफ डी कॉस अल्फा मॉड ऑफ ए स्क्वायर ए डॉट बी बाई 3 मॉड ऑफ ए। ये आ रहा है, ये आ गया आपका। इसे हम बोल देते हैं मान लो इक्वेशन नंबर 4। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 वी हैव, अब इक्वेशन 2 में भी यही चीज करते हैं। यहां से भी आप पाएंगे कि मॉड ऑफ डी कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी हो जाएगा। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 5 मिल गया। अब देखो इक्वेशन 4 और 5 में मॉड डी कॉस अल्फा बराबर है। इन दोनों को आपस में बराबर हम कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सब बोलोगे मस्त सर, चकाचक है, बिल्कुल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। उसके बाद लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट। जब इक्वेशन 4 और 5 को हम इक्वेट करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी बाई 3 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर, यही है ना, मैं चेक कर लूं। यस, नहीं 3 होगा। थ्री मॉड ऑफ है 3 मॉड ऑफ बी। अब इनको आपस में एक तरफ लेकर आएंगे। 3 मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी, अब हम मान लेते हैं ठीक, सबको एक तरफ लेकर आएंगे। प्लस 3 ए डॉट बी अगर हम लेंगे कॉमन, तो यहां से भी मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए बराबर 0। अल्टीमेटली मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए एक तरफ और 3 ए डॉट बी माइनस 3 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। सिंस ए बी आपके नॉन कोलिनियर हैं, ये पार्ट पर हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसमें हम छेड़छाड़ करेंगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ये बराबर 0 करेंगे, सब कट के कॉस थीटा 0। यहां से मॉड बी बराबर क्या आ गया, मॉड ए, और इसको बराबर करने से कॉस थीटा 1 के बराबर आ रहा है, थीटा 0 हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ए बी आपका नॉन कोलिनियर है। कॉस थीटा 1 ये पॉसिबल नहीं हो सकता यहां से, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप चाहे तो खोल के देखें, ये पॉसिबल नहीं है, थीटा 1 होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ए भी आपका नॉन कोलिनियर। तो यहां से क्या पता चला कि मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आपका मॉड ऑफ ए आ रहा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां से हमें पता चल गया है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब सुनिएगा, मतलब पहला ऑप्शन हमने निकाल लिया, क्रिएट कर लिया कि ये सही है आपका। अब वैल्यू ऑफ हमें वो निकालना है अल्फा, तो हम अल्फा कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखिए अल्फा के लिए क्या करेंगे, तो आप जानते हैं पीछे ये लिखा था कि डी बराबर क्या था,
डी बराबर क्या था, ए प्लस बी प्लस ए क्रॉस बी बाई 3 है ना, ये था। अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, डी स्क्वायर कर दें एक बार, देखो स्क्वायर करने पे 9 हो जाएगा। मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बाई 9, ये आ रहा है। मॉड ऑफ डी स्क्वायर इतना आ रहा है। आइए अब देखते हैं, ए बी सब बराबर है, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर ये बचेगा, देख लेना करके आप। इस 9 को इधर ले आते हैं। अब आप देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर कॉस में बदलकर 1 प्लस कॉस थीटा और 3 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहां से देखो, अगर हम मॉड डी की बात करें तो कितना हो जाएगा, मॉड ए बाई 3, 1 प्लस कॉस थीटा 3 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट। ये यहां से मॉड डी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, अब देखिएगा, नाउ डी डॉट ए क्रॉस बी कितना दिया है, डी डॉट ए क्रॉस बी कितना दिया है, मॉड ऑफ डी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कॉस अल्फा कट जाएगा एक बार में, कॉस अल्फा इधर मॉड डी की जगह क्या लिख देंगे, 3, ए क्रॉस बी को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी दोनों सेम है, ए स्क्वायर साइन थीटा आएगा। वन प्लस कॉस थीटा ये आ रहा है, प्री मॉड ऑफ ए साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 3 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना आ रहा है। अब लफड़ा कर रहा है मॉड ऑफ ए, अगर मॉड ऑफ ए क्लियर हो जाएगा तब तो पूरा साइन वाइन में बदल जाएगा, आराम से हम बना लेंगे। मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो देखो पीछे बहुत सारा रिलेशन दिया है कि ये रिलेशन है, तो अगर हम इसे भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ डी मॉड ऑफ ए कॉस अल्फा, और ये बराबर इधर हम तोड़ेंगे, है ना। तो देखिए एक बार तोड़ के, हो गया। देखिए यहाँ एक चीज छूट गया, 3 था यहाँ पर, नीचे भी यहाँ भी 3 होता और फिर फर्दर 3 3 कट जाता। फाइनली कॉस अल्फा ये आ रहा है, हमें अल्फा की वैल्यू पता करनी है, इससे पहले मॉडे हमें पता करना हो। तो मॉडे हम कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। आपको पता है पीछे हमने इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 वगैरह लिखा था, तो इक्वेशन 2 आपका ये था, डी डॉट बी क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा मॉड ऑफ बी स्क्वायर ए डॉट बी बाई 3। इक्वेशन 3 क्या था, मॉड ऑफ डी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कॉस अल्फा इजक्वल टू
मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बाई 3। इसको इक्वेशन 6, इसको इक्वेशन 7 बोलते हैं। हम इसे इक्वेशन 6 बोलेंगे, इसे इक्वेशन 7 बोलेंगे और डिवाइड कर देंगे। जैसे हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 6 इक्वेशन 7 को, आप देखेंगे मॉड डी दोनों तरफ कट जाएगा और मॉड बी बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, कॉस अल्फा दोनों तरफ कट गया, मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कट जाएगा यहां से। मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी बराबर है तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, बी स्क्वायर लिख देते हैं और कॉस थीटा, और नीचे ए क्रॉस बी क्या लिखेंगे, ए बी तो बराबर है तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर साइन थीटा। बी स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा, मतलब मॉड ऑफ बी निकल गया भैया। अब मॉड ऑफ बी निकल गया सो हम लोग कह सकते हैं कि मॉड ऑफ ए बोलिए या मॉड ऑफ बी बोलिए, ये किसके बराबर है, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इज इट ओके? यस, सभी लोग ये बात समझ रहे हैं। ठीक, अब यही सेम रिजल्ट को हम रख देंगे वहां पर, कहां पर, हम यहां पर रख देंगे इस जगह पर, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इसी सेम रिजल्ट को जब हम यहां पर रख देंगे, समझिएगा, तो क्या होगा, सब कुछ सीन बदल जाएगा। मॉड ए की जगह हम क्या लिख देंगे, ओके, साइन से साइन कटा, एक बार में रूट रूट कट जाएगा, ठीक, ये आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। इतना देख लीजिए पहले आप, हो गया, सब लोग ने देख लिया होगा। अब सुनिए, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी दो ऑप्शन है हमारे पास, दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम काम करना शुरू करेंगे। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। देखिए, अगर ए डॉट बी 0 हो जाएगा, इस ऑप्शन को लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, इस क्वेश्चन में कि ए बी बराबर है तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू, अगर 0 हो जाएगा तो थीटा क्या आएगा, π/2। मतलब कॉस थीटा अगर 0 ले लेंगे हम, तो पीछे बताइए यहां पर, इफ a डॉट बी इक्वल टू 0, इट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू 0, सो cos alpha is equal to 1 by root 3, and so alpha is equal to cos inverse 1 by root 3. Is it okay? क्या बात क्लियर है? ये क्या ये बात क्लियर है? तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से और आपके भी हिसाब से, दोनों के हिसाब से सेम आंसर आएगा, वो ये आएगा, 1 होगा आंसर, एक आंसर 1 होगा, एक आंसर 3 होगा। तो बड़ा ही बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा आपको पेशेंस रखने की जरूरत थी। आइए, इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लोकस पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स इन स्पेस विद पोजीशन वेक्टर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक, 2 पॉइंट है ए एंड बी, तो मान लेते हैं हम ए एक पॉइंट है और एक पॉइंट है बी। ठीक, अब सुनना ध्यान से, यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है, 3r माइनस 2a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए
माइनस मॉड ऑफ बी। मेरी बात को ध्यान से सुना है, किसको बताता है ये, किस चीज को लोकस बताता है, किस चीज का लोकस है। हम ऐसा करते हैं, इसमें ना थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम मानते हैं लेट वेक्टर सी इज इक्वल टू, इस वाली चीज को सी से रिप्लेस करेंगे और यहां पर आर से रिप्लेस करेंगे। ऐसा कर देंगे तो बताओ यहां पर कितना हो जाएगा, आर माइनस सी का मॉड, क्योंकि इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 3c लिखेंगे। 3 कॉमन लेंगे, आर माइनस सी बराबर क्या आएगा, 1/3। और a माइनस बी दो पॉइंट के बीच की दूरी है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 AB। ये एक स्फेयर को बता रहा है कि कोई पॉइंट है इस जगह पर R स्फेयर पर, और एक सेंटर है C, और वो किसके बराबर, 1/3 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक, इस टाइप से एक स्फेयर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर सेंटर क्या है हमारा, P। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास ये, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R माइनस लैम्डा A प्लस 1 माइनस लैम्डा B डॉट A माइनस B इज इक्वल टू 0 होगा। ये ब्रैकेट होगा, मॉडुलस नहीं होगा। ठीक, इसको भी मैं अभी डील कर देता हूं। हम इसको मान लेते हैं कुछ डी। क्या मान लेते हैं, कुछ डी। बोलोगे सर क्यों डी मान रहे हैं, इसकी वजह है, इसे हम मान लेते हैं डी। तो लिखेंगे लेट डी इज इक्वल टू आर ए लैम्डा ए प्लस 1 माइनस लैम्डा बी। ठीक, अब आप सोचेंगे, आपके मन में ख्याल आएगा सर आपने ऐसा क्यों लिया। देखिए ये एक्चुअल में ना एक लाइन है, एक प्लेन है, और यहां एक पॉइंट आपके पास है जिसे आप बोल रहे हैं ए, और ये पॉइंट है जिसे आप बोल रहे हैं बी, और यहां एक पॉइंट है डी। इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेक्शन फॉर्मूला जैसा चीज लग रहा है। इधर 1 माइनस लैम्डा रेशियो यहां से यहां, और इसके बाद यहां से यहां लैम्डा। तभी तो लैम्डा इंटू ए इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू बी, नीचे जोड़ेंगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा कट के 1 आएगा। सही है, सेक्शन फॉर्मूला। मतलब एक प्लेन है जिसको काटते हुए जा रहा है एक लाइन, और ये इस पर क्या है, ए माइनस बी उस पर परपेंडिकुलर है। मतलब उसको हम आसान तरीके से लिखें तो क्या लिखेंगे, आर माइनस डी वेक्टर का डॉट ले रहे हैं ए माइनस बी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अ प्लेन through a plane passing through D and perpendicular to A minus B। अब देखो ये जो पीछे स्फेयर का लोकस था, ये एक लाइन है काट रहा है एक प्लेन को, उसका लोकस है। अब कह रहा है ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स इन स्पेस विद पोजीशन वेक्टर भी दिया है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये लोकस और ये लोकस डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। मतलब एक स्फेयर है, एक लाइन है, इसका सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब दोनों कटेगा नहीं। और कटेगा नहीं मतलब क्या होगा कि स्फेयर के बाहर वो डी पॉइंट होगा, है ना। वो किस चीज को बता रहा है, वो डी पॉइंट का लोकस है। किस चीज का लोकस है, एक्चुअल में डी पॉइंट का लोकस। ये स्फेयर, मतलब अगर आप सोचिए सर्कल में कोई पॉइंट अगर बाहर रहता था सर्कल के, उसका पावर क्या होता था, ग्रेटर देन 0। तो स्फेयर के पावर ग्रेटर देन 0 रहेगा तभी डी पॉइंट बाहर रह सकता है स्फेयर के।
तभी दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, तभी नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओ, कहने का मतलब कि हम यहां पर साफ साफ कह सकते हैं कि पावर ऑफ स्फेयर क्या होगा, और ये क्या दिया है, 3, आर की जगह क्या रख देंगे, हमें रखना डी। डी का वैल्यू रख देंगे। इसको और अच्छे से सजा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों को दोनों साइड कंपेयर कीजिए तो आपको क्या मिलेगा कि 3 - 2 लैम्डा अगर हम कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे मॉड से, पॉजिटिव है, दोनों साइड कट जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा, इतना करने के बाद जो फाइनल हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 λ - 2 ग्रेटर देन 1। तो एक बार क्या होगा, 3 λ - 2 ग्रेटर देन 1, एंड एक बार क्या होगा, 3 λ - 2 लेस देन -1। तो 3 λ ग्रेटर देन 3 λ ग्रेटर देन 1 एंड λ1/3। मतलब लैम्डा का जो रेंज होगा वो -∞ से 1/3 यूनियन 1 से इंफिनिटी, दिस इज द रेंज ऑफ लैम्डा। तो ये लैम्डा का रेंज होगा। इस रेंज में देखो कौन कौन वैल्यू एक्सेप्टेबल है, एक जरा देख लीजिए आप। तो यहां पर देखिए 1/3 से हमें छोटा लेना है और एक से बड़ा लेना है, तो एक से बड़ा कौन कौन सा वैल्यू है, एक से बड़ा आपका इस हिसाब से देखा जाए तो 2, कैलकुलेशन एक बार देख लें, यस 3 λ - 2 ग्रेटर देन 1, तो 2 ग्रेटर देन 2 प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 1 एंड ठीक 1/3 से छोटा। मतलब इस लिहाज से देखा जाए तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, 2 होगा, एक से बड़ा 3 होगा और -2 भी होगा, सब सही है। समझ आ रहा है, क्लियर है सबको। चलिए अब ये देखिए जेई एडवांस 2016 में क्वेश्चन, मैंने बोला था प्रिज्म पिरामिड है आपके सिलेबस में, वो अलग बात है कि साफ साफ नहीं लिखा रहता है। क्या लिखा है, कंसीडर अ पिरामिड OPQRS लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट मतलब जहां पर तीनों कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव XYZ with O as origin and OP and OR along the X and Y axis respectively. The base OPQR of the pyramid is a square with OP3. The point S is directly above the midpoint of T of diagonal OQ such that T is equal to 3. Then बहुत इजी है, इसमें आपको बस थोड़ा थोड़ा पेशेंस रख के फिगर बनाना है। एक बार फिगर बना लेंगे, अच्छे से बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, पिरामिड बनाने का बस खेल है। चलिए ट्राई कीजिए एक बार, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कंसीडर अ पिरामिड OPQRS। सबसे पहले तो फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फिगर अगर बन गया सवाल बन जाएगा। देखो O P
आर ओ पी देखिए ये आपका मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं आपका वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखो, कह रहा है ओपी क्यू आर एस तो हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सब पॉजिटिव विद वाइज ओरिजिन ओपी एंड ओ आर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक। तो ओपी एक्स एक्सिस, ओ आर वाई एक्सिस, ठीक। द बेस ओपी क्यू आर ऑफ द पिरामिड इज स्क्वायर विथ ओपी 3, ओपी कितना दिया है 3, ओपी 3 है, तो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे क्या होगा 3,0,0, वाई एक्सिस ये स्क्वायर है तो ये 3, तो ये भी 3, ये कितना होगा वाई एक्सिस पे 0,3,0, और ये कितना होगा, ये एक्स वाई में है 3,3,0, ये 0,0,0, ठीक। उसके बाद कह रहा था पॉइंट एस इज डायरेक्टली एबव द मिड पॉइंट ऑफ टी ऑफ डायगोनल ओ क्यू, डायगोनल ओ क्यू, ठीक। ये रहा डायगोनल ओ क्यू, इसका मिड पॉइंट जो है ये कहीं रहेगा और इसके जस्ट ऊपर आपका एस है। मतलब यहां कितना बनेगा 90 डिग्री, ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, है ना। अब देखिए ये टी कितना हो जाएगा इसका मिड पॉइंट 3/2, 3/2 और 0/2 0 हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर रहेगा, समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। टीएस दिया हुआ है 3, ये लेंथ आपको कितना दिया है 3 का लेंथ दिया है। अब देखिए कह रहा था एक्यूट एंगल बिटवीन ओ क्यू एंड ओ एस, एक्यूट एंगल बिटवीन ओ क्यू एंड ओ एस निकालना से हम थीटा मान लिए, ये 90 डिग्री होगा, है ना। तो देखिए यहां से बताइए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, इसके सामने ये मान लो थीटा है और यहां 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर या टेन थीटा लिखो, टेन थीटा इक्वल टू टी एस बाय ओ टी, टी एस 3 है और ओ टी कितना हो जाएगा 9/4 प्लस 9/4, 3/√2, टेन थीटा √2, तो एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा टेन इनवर्स √2। ये पहला चीज क्लियर, और ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब पहला इज नॉट द करेक्ट आंसर। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग ओ क्यू एस, ओ क्यू एस से जो प्लेन बन रहा है उसका हमें इक्वेशन लिखना है, किसका, ओ क्यू एस से जो प्लेन बन रहा है उसका हमें इक्वेशन लिखना है। तो ये जो प्लेन फॉर्म हो रहा है इसका हमें इक्वेशन लिखना है ओ क्यू एस का। देखिए एक बार फिगर अच्छे से देख लिए होंगे आप। अब समझिएगा, यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहां पर आप देखिए टी का कोऑर्डिनेट कितना है 3/2, 3/2 0, और इससे 3 लेंथ ऊपर एस है, जस्ट इसके ऊपर स्ट्रेट अवे ऊपर, तो ये दोनों तो सेम होगा एक्स वाई एक्सिस में 3/2 एक्स और वाई, बस वाई चेंज होकर जेड चेंज होकर 3 हो जाएगा, निकल गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन, कौन सा प्लेन लिखना है ओ क्यू एस, तो हम जानते हैं प्लेन का इक्वेशन लिखना, x माइनस x1 होता है, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, फिर क्या होगा x3 माइनस x2,
इसको सॉल्व करेंगे तो x लेंगे तो 9/2 आएगा, बस इसके बाद 0, माइनस y लेंगे तो भी 9/2 आएगा, बाद बाकी 0, और z लेंगे तो कोई काम का नहीं रहेगा। मतलब फाइनली आ गया जो प्लेन का इक्वेशन वो कितना आ रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओहो, तो सही है, मतलब ये वाला तो सही है। इक्वेशन ऑफ प्लेन OQS कितना होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन कंटेनिंग OQS। अच्छा, OQS प्लेन है मान लो, इस पर हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिराना है। ये मान लो है OQS और इसका इक्वेशन कितना है, ओरिजिन से तुम्हें इस पर गिराना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो मान लेते हैं OM। तो OM कितना हो जाएगा, कहां से बोला जा रहा है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P। अच्छा, पॉइंट P से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोला जा रहा है, तो पॉइंट P कितना है 300। तो 3 माइनस 0 का मॉड बाई √2, मतलब कितना आएगा 3/√2। मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P कितना आ गया 3/√2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इजी है, ये भी सही है। उसके बाद आखिरी है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O से, ओरिजिन से, टू द स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग RS जो स्ट्रेट लाइन बना रहा है उस पर हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिराना है। RS जो स्ट्रेट लाइन गिराना है वहां से हमें ओरिजिन से ये लेंथ पता करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। आते हैं, ये रहा R और ये रहा S। R क्या लेंगे हम लोग, R क्या दिया हुआ 030। S क्या देंगे हम लोग 3/2 3/2 3। ठीक, और हमें ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिराना है। पढ़ लें एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। यस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O कंटेनिंग RS। हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ RS लिखेंगे, लाइन RS का इक्वेशन सबसे पहले लिख डालेंगे। बोलो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन RS जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे x माइनस 0 3/2 माइनस 0 y माइनस 3 3/2 माइनस 3 z माइनस 0 इक्वल टू लैम्डा। x बराबर कितना आएगा 3/2 लैम्डा, y बराबर क्या आएगा, ये आ रहा है, और z बराबर क्या आ रहा है 3 लैम्डा। ठीक है क्या, तो ओवरऑल ये हमारा XYZ आ रहा है, जो कहां पर लाई करेगा, ये पैरामेट्रिक पॉइंट कहां घूमेगा L पर, मतलब L हो जाएगा 3/2 लैम्डा, 3 माइनस 3/2 लैम्डा और 3 लैम्डा। ठीक, ये O रहा। तो अब बताओ OL का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू लैम्डा, 3 माइनस 3/2 लैम्डा, 3 लैम्डा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ RS कितना होगा,
3 माइनस 0 3 हो जाएगा। दोनों परपेंडिकुलर है। नाउ इसे बी बोल रहे हैं, इसे ए बोल रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर। और दोनों अगर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9/4 लैम्डा माइनस 9/2 प्लस 9/4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। अब सबको ऐड कर दो, 18/4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा माइनस 9/2 बराबर 0। लैम्डा आ गया कितना, 1/3। ठीक है सर, लैम्डा हमने कैलकुलेट कर लिया 1/3। तो बताना एल पॉइंट कितना हो जाएगा। एल पॉइंट हो जाएगा 1/2, 5/2 और 1 आएगा। ये आ रहा है आपका एल पॉइंट। बताओ ओवेल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस 1/4, 25/4 प्लस 1। √15/2 आ रहा है। ठीक, इजी बन गया। ये आ रहा है √15/2, मतलब देख लेते हैं। अच्छा ये भी ऑप्शन मतलब सही है, देख लीजिए। चलिए हो गया होगा, इसको आपने देखा होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आइए इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लगेगा आपको, देखकर ही अच्छा लगेगा, फील गुड होगा। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है लेट आर नॉट बी ए कांस्टेंट वेक्टर। एक कांस्टेंट वेक्टर है, रुका हुआ वेक्टर, कहीं घूम नहीं रहा है। एंड आर इज अ वेरिएबल वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन सच दैट बोथ लाई ऑन द कर्व मॉड आर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले अगर एक्स वाई प्लेन में है तो हम मान लेते हैं लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे। तो बताना आप मॉडार की अगर हम बात करें तो कितना होगा, x² प्लस y² का अंडर रूट इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, हमें ये एक सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें एक सर्कल मिलेगा। ठीक, अब सर्कल बनाते हैं। ये रहा हमारा सर्कल। तो हम मान लेते हैं यहां हमारे पास एक वेरिएबल वेक्टर है और यहां हमारे पास एक कांस्टेंट वेक्टर है, और इन दोनों के बीच हम एंगल एज्यूम कर लेते हैं थीटा। अब कह रहे लेट ए एंड बी बी द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, तो हम उसे मान लो एक्स से दिखा देते हैं, किसको, आर माइनस आर नॉट के मॉड प्लस आर नॉट का मॉड का हमको ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू पता करना है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, √R² प्लस आर नॉट स्क्वायर माइनस 2R वेक्टर इंटू आर नॉट वेक्टर मॉड R² आर नॉट स्क्वायर टू R.R0। ठीक हो गया। आइए देखें अब, x बराबर क्या होगा, r जो लेंथ है वो कितना है, रेडियस 1 है, ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है। तो ये 1 कितना होगा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, √2 बाहर निकला, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां 1 प्लस कॉस थीटा। ये ओवरऑल कितना आएगा, मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ
कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 √2 बाहर निकलेगा 2 साइन थीटा बाई 2 का मॉड प्लस कॉस थीटा बाई 2 का मॉड। इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता बस कर लेना है। तो एक बात आप देखिए, इसका मैक्सिमम मिनिमम हम कैसे पता करेंगे? इसको हम y एज्यूम कर लेंगे। और दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना? 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और इसका जो होता है वैल्यू, वो क्या होता है? 0 से 1 होता है रेंज इसका। तो वाई स्क्वायर कहां से कहां होगा? 1 से 2। तो वाई कहां होगा? 1 से √2। मतलब वाई कहां से कहां होगा? 1 से √2 तक जाएगा। एक्स बराबर क्या होगा? 2 था मल्टीप्लाइड, एक वैल्यू 2 आएगा, एक वैल्यू 2 √2 आएगा। मतलब ए कितना आएगा? 2, और बी कितना आएगा? 2 √2। ये लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू। और हमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकालना है। कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4 आएगा। देख लीजिएगा। चलिए, हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको बनाने का ना एक बहुत आसान मेथड भी है, देख कर ही आप बना देंगे। ज्योमेट्रिकल मेथड भी है, तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? सोचो, अगर हम एक पॉइंट यहां एज्यूम करते हैं आर, इसको मान लो हम लोग अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम करते हैं, R0 लेट सपोज। एक -R0 इधर कितना होगा? माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। सोचो मिनिमम कब होगा? कोई रैंडम पॉइंट P किसी एक पर आकर कोइंसाइड करना होगा, तभी तो मिनिमम वैल्यू हो पाएगा। ये रैंडम जो घूमेगा, मान लेते हैं एक बार यहां पर है P, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। तो PA प्लस PB मिनिमम कब होगा? व्हेन P coincides with वन ऑफ A और B। या तो A पर आकर कोइंसाइड कर जाए, या तो B पर। तो अगर A पर आकर कोइंसाइड कर गया तो भी ये दूरी कितना है? PA प्लस PB, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो PA प्लस PB का जो मिनिमम वैल्यू होगा, तो PA हो जाएगा 0 और PB हो जाएगा 2, मतलब 2 आएगा। या तो PB पे चला जाएगा तो PB 0 और PA हो जाएगा 2। और जहां तक मैक्सिमम की बात करते हैं हम, तो मैक्सिमम कब होगा? जब ये इसके परपेंडिकुलर होगा। समझना कैसे? ये यहां से रेडियस कितना है? 1। ये रेडियस कितना है? 1। तो 1 1 ये कितना हो जाएगा? √2। इसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा? √2। तो PA प्लस PB मैक्सिमम जब होगा, तो PA भी √2 और PB भी √2, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा 2 √2। ऐसे ही बन जा रहा है। ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A। तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या आएगा? 4। तो ये एक बहुत ही शानदार मेथड था, ज्योमेट्रिकल अप्रोच, है ना? आइए, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? इनर ट्राइंगल ABC, एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री, मॉड ऑफ AB इक्वल टू 1, मॉड ऑफ CAC इक्वल टू 3। ये रहा A, ये रहा C, ये रहा B। ये है 90 डिग्री। AB है आपका 1 लेंथ का,
ए बी आपका मॉडुलस 1 लेंथ का है, ए सी आपका √3 लेंथ का है, एंड अ पॉइंट पी इनसाइड ट्राइंगल एबीसी सेटिस्फाइज दिस। अब सोचो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 1 है, ये √3 है, ये कितना होगा? हाइपोटेनस 1 + 3 4, ये 2 हो जाएगा। ठीक, पॉइंट पी हमें निकालना है, पी सी माइनस पी बी बाय पी ए। ठीक, ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको कुछ ना लेंथ एज्यूम कर लेते हैं। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं लेट सपोज एक्स, इसको एज्यूम कर लेते हैं लेट सपोज वाई, इसको एज्यूम कर लेते हैं लेट सपोज जेड। क्लियर है इतना सब कुछ? अब देखिएगा, ये पी ए बाय ए क्या है, तो हम मान लेते हैं पी ए बाय ए हमारा क्या है, तो एक इधर हमारा ए कैप है, ये हमारा बी कैप है, ये हमारा सी कैप है, ये 120 डिग्री है। तो आप देखो कि ए कैप प्लस बी कैप बराबर कितना है, माइनस सी कैप। अगर हम टेकिंग डॉट विथ ए ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर ए के साथ हम डॉट लें, तो ए डॉट ए कितना हो जाएगा, वो ए डॉट सी कितना हो जाएगा, सब खुल जाएगा। ए स्क्वायर ए और सी के बीच एंगल मान लेते हैं, यही एंगल है। देखिए एक बार, इसको कॉस कुछ मान लेते हैं वाई। देखो पहले इतना, चलिए इतना लेंदी ना भी करें तो वो बन जाएगा, इतना क्यों ही एंगल मानना। देखो इससे भी आसान तरीका है, ये है ना, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर मॉड यूनिट वेक्टर है 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 + 2 ए डॉट बी = 1, तो ए डॉट बी = -1/2। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी 120 डिग्री, ये एंगल का साइन है। सिमिलरली एंगल बिटवीन बी एंड सी = 120 डिग्री, एंड एंगल बिटवीन सी एंड ए, ये भी 120 डिग्री। तब 120 डिग्री बना रहा है, ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। सुनिएगा ध्यान से, ये जो ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट होता है जो सबसे सेम एंगल 120 120 120 बना रहा है, इसे बोला जाता है फर्मेट्स पॉइंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, पी को हम बोलेंगे फर्मेट्स पॉइंट। ठीक है, ये फर्मेट्स पॉइंट बड़ा ही उपयोगी है ओलंपियाड में, इसमें अभी आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको नाम जानना है। अब हमें चाहिए पीसी माइनस पीबी बाई पी। देखिए अब हम करेंगे क्या क्या। अब हम कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे तीनों ट्रायंगल में। पहला तो ये, इसमें कोसाइन फॉर्मूला लगेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई = 1 स्क्वायर, फिर वाई जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड = 2 स्क्वायर,
फिर एक्स जेड वाला, तीनों हम लगा दिए। ठीक, अब एक चीज और, एक एरिया कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, ये एरिया का सम, ये एरिया का सम और ये एरिया का सम बराबर होगा टोटल एरिया के। तो टोटल एरिया हमारा क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर हाफ, साइन वाला फॉर्मूला हाफ ए बी साइन थीटा, तो हाफ एक्स वाई साइन 120 डिग्री प्लस हाफ वाई जेड साइन 120 डिग्री प्लस हाफ एक्स जेड साइन 120 डिग्री। साइन 120 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30, कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2। ये चार चीज आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है। एक बार हम तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस, ये 2 हो जाएगा। इधर कितना होगा, 1 4 3, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 6 हो जाएगा। चलिए इतना आप लिख लीजिए। चलिए देखें, थोड़ा सा देख लें। अच्छा, 2 बार ये ऐड हो रहा है तो ट्वाइस होगा बाहर। 6 तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी, ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमें तो एक्स वाई जेड चाहिए ना, हम अब ए और बी को ऐड करते हैं, सबको एक एक करके ऐड करते हैं। ए और बी को ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे हम ये पाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो होगा, एक एक्स्ट्रा वाई स्क्वायर बच जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, वो सीधा 3 हो जाएगा। और एक्स्ट्रा वाई स्क्वायर बचेगा तो एक्स वाई और वाई जेड बचेगा। चार एक 5 होगा, वाई कॉमन लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 हो जाएगा, इक्वेशन 1। इसी तरह से बी प्लस सी करेंगे तो क्या आएगा, बी प्लस सी करने से आएगा वाई जेड स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, एक्स जेड वाई जेड। 4 और 3 कितना है, 7। जेड कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, 4। और फाइनली एक बार सी प्लस ए ऐड करेंगे, और सी प्लस ए ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, 3 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड इक्वल टू 3 1 4। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 4 में 3 गया 1। तो तीनों को कंपेयर करो, किसको किसको किसको,
इसको इक्वेशन 3 बोल दो। इसको x यहां से y यहां से कंपेयरिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव x, देखो कंपेयर करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड सब में कॉमन आ गया, तो एक्स वाई जेड का जो रेशियो आएगा 1:2:4। तो x इज इक्वल टू के, वाई इज इक्वल टू 2k और z इज इक्वल टू 4k होगा। ठीक, ये हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। एक्स वाई जेड मेरा सब कुछ निकल चुका है और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पीसी माइनस पीबी। तो पीसी जेड है, पीबी कितना है, पीबी मॉड वाई है, ये मॉड एक्स। तो मॉड जेड कितना है 4k माइनस 2k बाय के, 2 आएगा करेक्ट आंसर। क्लियर। तो एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, एक शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। चलिए देख रहे हैं, एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है, क्या है, कंसीडर द 3 प्लेन्स, 3 प्लेन्स है आपके पास, ये प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन 3। ठीक, अब क्या कहना चाह रहा है कभी समझिएगा, लिख रहा है इफ प्लेन P1 P2 आर परपेंडिकुलर। अच्छा, प्लेन P1 और प्लेन P2 क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा। और क्या है पहले का डायरेक्शन रेशियो, आप देख लीजिए, N1 की जहां तक हम बात करें तो वो है आपका 1 अल्फा 2, N2 की जहां तक हम बात करें तो वो -2 0 और बीटा, जहां तक हम N3 की बात करते हैं तो वो है V या गामा 2 और 0, ये है ना। तो N1 N2 का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस अल्फा 0 हो जाएगा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0। तो यहां से बीटा कितना है, यहां बीटा हमारा 1 आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा कम्स हियर एज 1। उसके बाद कह रहा है प्लेन्स P1 P2 P3 फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म क्या है समझिएगा, कोई प्लेन सरफेस पे एक छोटा सा ट्रायंगल रख लीजिए आप, और उसी पर बहुत सारा ट्रायंगल जमा कर देंगे ना, तो वही आपका एक राइट एंगल्ड प्रिज्म बनेगा। तो प्रिज्म में क्या होता है कि जो तीनों आपका साइड होता है उसका जितना भी उसका डायरेक्शन रेशियोज है उसको उठाकर अगर हम सारे को एक प्लेन पर लाएंगे ना, तो वो सारा का सारा जो होगा ना एक प्लेन पर आ जाएगा। एक प्लेन पर आ गया मतलब वो सारा का सारा कोप्लैनर हो जाएगा। कहने का मतलब तब अगर कोप्लैनर होगा तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, 0। बॉक्स प्रोडक्ट 0 करना मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 करना, क्या हो जाएगा 1 अल्फा 2 -2 0 बीटा गामा 2 0, ये सब 0 के बराबर होगा। माइनस अल्फा तो -2 बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है 1, तो इधर से -2 आएगा, -2 और -8 -10, इधर से अल्फा बीटा गामा कितना 10 आएगा। अच्छा, तो अल्फा बीटा गामा जो वैल्यू है प्रोडक्ट वो कितना आ गया, साफ साफ 10। इजी था,
कोई दिक्कत, बस समझना ये था कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में हो क्या रहा है। राइट एंगल प्रिज्म, इफ P1 P2 P3 फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड इट्स नॉर्मल सेक्शन प्लेन P4। समझिए एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है आपके पास, है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे प्रिज्म, उसको एक सेक्शन P4 काट दे रहा है। तो जैसे ही P4 काटेगा ना, तो वो सबके इंडिविजुअली परपेंडिकुलर होगा। आप सोचिएगा, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म आपके पास है, राइट एंगल, ऐसा ऐसा, है ना, जिस पर आप फिजिक्स में, लाइट चैप्टर में, ऑप्टिक्स चैप्टर में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। विबग्योर लाइट जो टूटता है 7 रंगों में, वहां भी ट्रायंगुलर प्रिज्म ही होता है। तो अगर उसका 3 सरफेस है, उसको एक प्लेन सेक्शन काट दे रहा है, तो जो सेक्शन काटेगा वो सारे प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम पहले इसका सहारा लें, प्लेन P4 परपेंडिकुलर टू P1, तो P1 का डायरेक्शन रेशियो कितना है? वो है 1 अल्फा 2, और P4 का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 माइनस 5 4। इसका डॉट 0 करो, 2 माइनस 5 अल्फा प्लस 8, तो 5 अल्फा इक्वल टू 10, तो अल्फा कितना आएगा? 2। उसके बाद एक और सहारा ले लो, मतलब P4 परपेंडिकुलर टू P2 ले लो, तो P2 क्या हो जाएगा? -2 0 बीटा, तो -4 0 हो जाएगा, बीटा 1 हो जाएगा। तो अल्फा हमने निकाल लिया, बीटा हमने निकाल जरूर देख लिए, अल्फा 2 आ गया, बीटा यहां से 1 आ गया, और हम जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा 10 है, तो गामा हमें पता चल गया 5 होगा। ठीक, अब इसका वैल्यू निकालना कोई टफ टास्क नहीं है। अल्फा का क्यूब 2 2 4 2 8, बीटा का क्यूब 1, 5 5 25, 125 बाई 30 हो जाएगा नीचे, तो 126 134 बाई 30, नीचे 15, 2 6 जा 12, 67 बाई 15। ठीक, क्लियर, इजी था, मजेदार है। लेकिन चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये एक और पैराग्राफ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप ट्राई करिएगा खुद से इसे अभी, फिर हम बनाएंगे। के बाद और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं इंटरेस्टिंग, देखिए इसे ट्राई कीजिए पहले। चलिए देखते हैं, आपने देख लिया होगा क्या कह रहा है। लेट P1 बी द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, P1 एक प्लेन है जो लाइन को कंटेन कर रहा है, समझिएगा। ठीक, एक लाइन इस पर कंटेन कर रहा है, और लाइन पास कहां से कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। लाइन पास कर रहा है कहां से? 2 1 -1, यहां से लाइन हमारा पास कर रहा है, और लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो है 102। ठीक, I J0 है, एंड पैरेलल टू अ लाइन, एक लाइन के पैरेलल भी है ये, और ये लाइन का इक्वेशन कितना दिया हुआ है? 3I प्लस जे प्लस म्यू आई प्लस जे माइनस के। ठीक, अब हम ऐसा करते हैं, इस प्लेन का हम डायरेक्शन रेशियो देख लेते हैं क्या है। मान लेंगे इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ये रहा, ठीक, उसे हम मान लेते हैं ABC डायरेक्शन रेशियो, और इसे एन कैप बोल देते हैं। तो सोच कर देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन P1 सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे? हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या? ए, एक्स माइनस पास कहां से कर रहा है? 2 से, y -1, सी, z +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सुनिएगा,
इस लाइन का, रेड वाले का, मतलब इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर है, जो डायरेक्शन इसको एबीसी, वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। इसको हम बोल देते हैं n1 और इसे हम बोल देते हैं मान लो n2। तो हम दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं ये समझिएगा, हम ये क्लेम करना चाह रहे हैं कि n इज परपेंडिकुलर टू n1 एंड n इज परपेंडिकुलर टू n2। दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो एक बार इससे अगर हम लेंगे n1 से, तो a प्लस 2c इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है इसका, जब इससे लेंगे, ठीक। यहां से a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2c। यहां -2c रखेंगे तो b आएगा 3c। a -2c, b 3c। तो बताओ ए बी सी क्या होगा, -2 3:1। ये एबीसी आ रहा है। ये एबीसी अगर आएगा तो हम रख देंगे ए की जगह -2 के, बी की जगह रख देंगे 3k इंटू वाई -1, z+1। के वे हटा देंगे उधर से, -2x4 3y -3, उधर जाएंगे 2x -3y -z। 4 में 3 गया, 1 1 + 1 2, उधर जाएगा -2। ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। So this is the equation of plane P1. Clear? आते हैं, इक्वेशन प्लेन P1 का निकल गया है। अब प्लेन P2 की बात करते हैं। प्लेन P2 क्या है, बी द प्लेन ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द प्लेन। इस प्लेन को जब हम रोटेट कराते हैं कितने से, 90 डिग्री, अबाउट दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग विद द प्लेन। इस लाइन के अबाउट जब 90 डिग्री घुमाएंगे, देखिए, तो वहां फैमिली ऑफ प्लेन्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। घुमा रहे हैं 90 डिग्री पे, इसी प्लेन को लेट सपोज हम इस लाइन के अबाउट 90 डिग्री पर घुमा देते हैं। प्लेन कुछ अब ऐसा बन गया, और कितने से घुमा, लेट सपोज ये पूरा 90 डिग्री। तो अब हम जो फैमिली ऑफ प्लेन्स लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रोटेटिंग द प्लेन x - y - z -4 प्लस लैम्डा टाइम्स x + y + z, x + y + z, फिर 2z कहां से आ जाएगा, हट, रुक जाइए मैं क्वेश्चन चेक कर लूं थोड़ा। चलिए, यहां पर x + y + 2z होगा, ये नहीं होगा, तो लिखेंगे x + y + 2z -4 = 0। अब इसको हम एक साथ लिखेंगे तो लिखेंगे 1 + लैम्डा इंटू एक्स, लैम्डा -y इंटू वाई, 2 लैम्डा -y 1 इंटू z, -4 लैम्डा -4 = 0। अब इस पूरे जो नया हमारा फैमिली ऑफ प्लेन है, इसका क्या है डायरेक्शन रेशियो, ये, ठीक है, एक नया प्लेन फॉर्म होगा ऐसे, उसका डायरेक्शन रेशियो। अब ये जो प्लेन है ये ओरिजिनल वाले प्लेन से 90 डिग्री बना रहा है। क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है कि P2 विद द प्लेन ऑब्टेन्ड बाय, P2 जो ऑब्टेन हो रहा है, रोटेटिंग द प्लेन दिस थ्रू 90 डिग्री अबाउट दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग विथ, ठीक, देखिए एक बार पढ़ लीजिए, ठीक। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये जो है आपका प्लेन P2 है, दिस इज योर प्लेन P2,
और हम कह रहे हैं प्लेन P2 इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर लिए कि इन सारे का जब हम डॉट लेंगे, लैम्डा -1 टू लैम्डा -1 1 -1 -1, तो बताओ करेंगे तो क्या आएगा? लैम्डा लैम्डा कट जाएगा 2, लैम्डा इज इक्वल टू 3/2। लैम्डा कितना आ रहा है भैया? 3/2 आ रहा है। ये बात क्लियर है, लैम्डा हमारा 3/2 आ गया। तो लैम्डा अगर 3/2 आएगा तो इक्वेशन ऑफ प्लेन P2 भी हमारा निकल जाएगा। 5/2x 1/2y 6 - 1 5 5z -4 लैम्डा -10, तो 5x प्लस y प्लस 10z -20 बराबर 0। दिस इज योर प्लेन P2। प्लेन P2 मिल गया हमें, प्लेन P1 मिल गया था। अब कह रहा है P1 इज अ प्लेन फेस ABC ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन OABC। मान लीजिए P1 प्लेन ये है, एक टेट्राहेड्रॉन OABC का। ये आपका टेट्राहेड्रॉन है, इसका एक प्लेन फेस है आपका ये P1, और P1 कितना है? 2x - 3y - z -2 = 0। और इसका ओरिजिन से, ओरिजिन 0 0 0, ये जो गिराएंगे ये क्या होगा? इसका हाइट होगा। कह रहा ओरिजिन से इसका वॉल्यूम जो है वो कितना दिया? 2√14। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता क्या है? 1/3 इंटू एरिया इंटू हाइट कितना हो जाएगा? ये हाइट बताओ तब। 2/√14। 2 कट जाएगा, 14 या 72 हो जाएगा। मतलब एरिया कितना आएगा? नहीं नहीं, 14 3 कितना हो जाएगा? 42। तो 42 इज द करेक्ट आंसर। देख लो। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इमेज ऑफ द पॉइंट ए इन द प्लेन P2। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई एफर्ट नहीं डालना है। ये मान लो प्लेन P2 है, क्या है प्लेन P2? 5x + y + 10z -20। अब एक पॉइंट है 1, 2, 3, इसका इमेज निकालना है। ठीक,
तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा। कैसे हम निकालेंगे मिड पॉइंट? तो हम जानते हैं कि इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा वो इधर होगा, और वो कितना होगा? 5, 1 और 10 होगा डायरेक्शन रेशियो। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है कैसे निकालने का। तो अल्फा -1 बाय 5 इक्वल टू बीटा -2 बाय 1 गामा -3/10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस। इसमें हम रखते जाएंगे ये सारे वैल्यू, 5 + 2 + 30, 30 में 20 गया 10 बाय 25, एक 26 + 100। आगे सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो बस इतना ही करना था। आइए ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लेट ABC बी ए ट्राइंगल एंड D इन E सच दैट BD इक्वल टू D। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना आप। ABC एक ट्राइंगल है, और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ABC हमारा एक ट्राइंगल है। कह रहा है BD इक्वल टू D, BD इक्वल टू DE इक्वल टू EC। ठीक, ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। लेट F बी द मिड पॉइंट ऑन AC। F क्या है? मिड पॉइंट ऑन AC। इफ BF इंटरसेक्ट इन P, BF इंटरसेक्ट इन P, AE इन Q, ऑन AD। AD को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? P पर BF, और AE कर रहा है Q पे। फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल APQ। अच्छा, हमें किसका एरिया निकालना है? ये ट्राइंगल का, और बाय एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। इस दोनों का हमको रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, याद कीजिए, समझिए एक बात। कभी भी अगर आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो वेक्टर्स 3D से कैसे बनाएंगे, तो आप समझ लीजिए, आप पॉइंट्स निकालने पर फोकस कीजिए। हम पोजीशन वेक्टर इसका मान लेते हैं 0, एज्यूम कर लेते हैं। इसे हम एज्यूम कर लेते हैं B, और इसे हम एज्यूम कर लेते हैं लेट सपोज C। अब ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो ये 1:2 होगा D के लिए। फॉर D के लिए हम क्या लिखेंगे? अगर इसको x1 y1 मानेंगे तो x1 क्या होगा? ये पूरा 1:2 हो जाएगा। तो 1 × C + 2B/3। x1 y1 नहीं लेंगे, बस एक ही चीज लेंगे हम, D। तो सिंपली D कितना हो जाएगा? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला D कितना आएगा? एंड E कितना आएगा? 2:1 होगा। तो चलो, हमारा D और E तो निकल गया सेक्शन फॉर्मूला से, हमने ये दोनों निकाल लिया। D कितना आया बताओ? ठीक हो गया। अब बात करते हैं P और Q कैसे निकालेंगे। F मिड पॉइंट है AC का, तो F कितना हो जाएगा? C/2। चलो, सबसे पहले हम लाइन BF का इक्वेशन लिखते हैं।
वेक्टर फॉर्म में। बताओ क्या होगा। आर बराबर क्या होता है, ए होता है जहां से लाइन पास कर रहा है, तो कहां से पास कर रहा है, बी से, प्लस लैम्डा टाइम्स, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पोजीशन वेक्टर, तो दोनों का डिफरेंस जो होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक। इसी तरह से लाइन बी एफ के बाद हम लिखेंगे लाइन ए का। क्या हो जाएगा, आर बराबर 0 से पास कर रहा है, म्यू टाइम्स अब तुम देखो ये ए लाइन और बी एफ लाइन कहां पे कट रहा है, क्यू पे, मतलब क्यू पे दोनों का आर बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एट क्यू इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। म्यू 2c प्लस बी बाई 3, बी प्लस लैम्डा, ठीक है ना। सारे को हम एक तरफ लाते हैं, दोनों साइड इक्वेट करेंगे। दोनों साइड जब इक्वेट करेंगे तो बी की जगह पे म्यू बाई 3 है, उधर कितना है 1 माइनस लैम्डा, एंड 2 म्यू बाई 3 कितना है लैम्डा बाई 2। तो म्यू बराबर क्या हो गया इधर 3/4 इंटू लैम्डा, इसको इसमें पुट कर देंगे। लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4 इक्वल टू 1, 5 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 4/5। लैम्डा कितना आ रहा है 4/5। तो क्यू पॉइंट कितना हो जाएगा, कोई भी आर के बराबर कर देंगे। फाइव बी माइनस 4 बी बाई 5। ठीक, तो क्यू पॉइंट हमें पता चल गया, देख रहे हैं, हमने क्यू पॉइंट पता किया ना, उसी तरह से जैसे हमने क्यू पता किया है उसी तरह से अब हम पी निकालेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ए ऑफ ए डी, जीरो से पास कर रहा है, के इंटू ये होगा ना, इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। अब लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 3 एट पॉइंट पी। यस, यस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम पॉइंट पी पे बराबर करते हैं। इधर अब बराबर करेंगे, वन माइनस लैम्डा इंटू बी प्लस लैम्डा बाई 2 इंटू सी बराबर के बाई 3
ठीक है, फिर से इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो 1 माइनस लैम्डा बराबर 2k/3 एंड लैम्डा बाई 2 बराबर k/3। तो लैम्डा इधर से कितना है 2/3 इंटू के, इसको इसमें बिठा देंगे। इधर चला जाएगा 4k/3 इक्वल टू 1। तो k इक्वल टू कितना आ रहा है 3/4। ये जैसे ही 3/4 आ रहा है तो पॉइंट P कितना हो जा रहा है, C प्लस 2B/3 कट जाएगा 3 P/4 प्लस B/2। ये P आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, तो हमने P को निकाल लिया। अब देखो, अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है APQ। तो वो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ AP क्रॉस AQ। ठीक, इसी तरह से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है PQED। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, दोनों डायगोनल जो है हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2 होता है, तो हाफ ऑफ P क्रॉस QD होगा। देख लीजिए, समझ रहे हैं। तो अब हमें बस क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे PQED, तो AP क्रॉस AD AP क्रॉस AQ होगा और PE क्रॉस QD। तो A तो 0 एज्यूम किए हैं तो AP कितना हो जाएगा C/4 प्लस B/2। और ये कितना था Q B/5 टू C/5 और नीचे PE। तो P तो हमें पता है, P हमने निकाला है, और PE निकालो सबसे पहले। तो बाद वाला माइनस माइनस पहले वाला E कितना है, E है आपका 2C प्लस B/3। और P कितना है तो 2C/3 कितना होगा LCM, ये रहा P 2B प्लस C/3 और Q कितना है, ये आ गया।
अब थोड़ा लगता है आराम हो जाएगा जिंदगी में। ये रेशियो निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ऊपर, सी प्लस 2b, 4 5 जो 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5c माइनस बी, एलसीएम ले लें 12, 5c माइनस 2b बाय 12 क्रॉस सब पूरा कैलकुलेट करना होगा। अब देखो इन दोनों को करेंगे बी, सी क्रॉस बी होगा ये 2b क्रॉस बी कितना होगा 0, और इसी तरह सी क्रॉस सी 0 तो 4 क्या होगा बी क्रॉस सी, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 4 सी क्रॉस बी, या अगर इसको हम लिखते हैं 4 बी क्रॉस सी इसको पलट दो, फोर्टी सी क्रॉस बी माइनस 2 बी क्रॉस सी, पूरे में मॉड है। इसको कन्वर्ट कर देते हैं माइनस बी क्रॉस सी, ये कितना हो जाएगा 3 बी क्रॉस सी इधर कितना हो जाएगा 40 है ना, 40 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 42 बी क्रॉस सी, देख लीजिएगा कुछ 9/14 14 आएगा। देखो एक बार आप कैलकुलेशन इसमें देख लीजिएगा, हो सकता है इतना लंबा कैलकुलेशन था, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया हो, 9/11 होगा या 9/14 होगा, एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन। आइए, ये क्वेश्चन जो है ना आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का क्वेश्चन है, इसको मैंने थोड़ा फ्रेम किया है अपने हिसाब से, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ओलंपियाड का क्वेश्चन है। आखिर ये सवाल मैंने क्यों दिया है कि कॉची शॉर्ट इनइक्वालिटी जो है वो वेक्टर 3D में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन पहले खुद से देता हूं यहां पर, जैसे फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 4z इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है। ठीक, समझिए इसको हम कैसे, अगर कोई साधारण आदमी से देखेगा तो वो क्या समझेगा। ये मोटिवेटेड क्वेश्चन है, इसके लिए कोई साधारण आदमी से देखेगा तो क्या समझेगा कि ये 3 वेरिएबल में मैक्सिमा मिनिमा करके हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन इंजीनियरिंग मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज करके बना लेंगे काहे को, जब वेक्टर 3D में कॉची शॉर्ट इनइक्वालिटी है। क्या होता है कॉची शॉर्ट इनइक्वालिटी की a डॉट बी लेस देन मॉड ऑफ बी होता है ना, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट a इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, एंड b एज्यूम कर लेंगे 2y प्लस 3j प्लस 4 के। तो बताओ a डॉट बी अब कितना हो जाएगा,
और लेस किससे होगा? मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका मॉडुलस कितना होगा? 4 9 13, 13 और 16 √29, 16 9 25, 25 4 29। तो √87 इसका क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। समझ रहे? मोटिवेटेड है, इसी आधार पर ये क्वेश्चन जो है बनेगा। और ये क्या है? हमें मिनिमम वैल्यू इसका पता करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है बाहर में। चलिए बना के आप देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, ए बी प्लस सी लिखते हैं, प्लस बी सी प्लस ए लिखते हैं, प्लस सी ए प्लस बी लिखते हैं। और यहां पर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/a³ बी प्लस सी लिखते हैं। 1/b³ सी प्लस ए, 1/c³ ए प्लस बी। ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉसी सॉर्ट। कैसे कॉसी सॉर्ट? देखिए, इसे हम बोल देते हैं u1 स्क्वायर, इसे हम बोल देते हैं u2 स्क्वायर, इसे हम बोल देते हैं u3 स्क्वायर। तो ये जो है आपका, ये v1 स्क्वायर है, ये v2 स्क्वायर है, ये v3 स्क्वायर है। तो यहां क्या होगा? u1 v1, u2 v2 प्लस u3 v3, है ना? वही वही चीज है, देखिए। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को नहीं? मतलब कहने का एक चीज और समझिए नोट करके, u1 v1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा ये 1/a। अब ऊपर नीचे एबीसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा ये बीसी। ठीक है, नीचे नीचे कट जाएगा 1/a, तो 1/bc हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आ गया कुल मिला के। मतलब बीसी को हम u1 v1 बोल देंगे, u2 v2 मल्टीप्लाई करोगे 1/b आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी ac और नीचे भी ac मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 हो जाएगा, यहाँ ac हो जाएगा। तो u2 v2 ये, और u3 v3 ये। हो गया। अब आ गया ये। अब देखो इधर वाला साइड क्या है? ये ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 1/a³ बी प्लस सी, 1/b³ सी प्लस ए, 1/c³ ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इधर से इधर कटेगा एक बार, तो मतलब ये फाइनली क्या आएगा? 1/a³ बी प्लस सी, 1/b³ सी प्लस ए, प्लस 1/c³ ए प्लस बी। ये फाइनली आ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए/2। ये आ रहा है आपका फाइनली। अब इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकाल दो। और उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए/3। 1 हो जाएगा, तो इधर कितना आएगा? 3। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे,
तो 1/a³ b प्लस सी, 1/b³ c प्लस ए, 1/c³ a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू 3/2 है। तो बताओ इसे अगर हम x मान लेते हैं, लेट्स सपोज इसको कितना मान लेते हैं x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना होगा? 1, मतलब आंसर इज 1। तो कॉसी स्वॉर्च देख रहे हैं, वेक्टर मानकर, दो वेक्टर मानकर हम बना सकते हैं। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारा फ्रेम हो सकता है। तो आज के इस लेक्चर में अपन इतना ही रहने देते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, पैराग्राफ का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर के ही कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन बेस्ड है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पर खत्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट से रूबरू हुए हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का हम समावेश करके आज का ये 3D का पहला लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं और 3D के दूसरे लेक्चर में हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।